हेलो फ्रेंड्स, विद्यादीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें हमने जो भी चीज़ें ली हैं डायरेक्टली भारत के राजपत्र से यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया से ली हैं, तो इसमें गलती के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। और इससे पहले आपने कभी भी धाराओं सहित या अध्यायवार इसको नहीं पढ़ा होगा, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आरटीई एक्ट धाराओं और अध्यायवार समझेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका पूरा नाम देखिए। इसका पूरा नाम आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे पहली तारीख आती है 2002। ये कई बार पूछा गया है कि 2002 में जो संविधान का 86वां संशोधन हुआ था उसमें किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो ये जो संशोधन है वो 86वां संशोधन था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 21 का। ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक, अनुच्छेद जोड़ा गया। अब इसमें बात क्या कही गई? इसमें बात कही गई कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इसको क्या बनाया गया है? मूल अधिकार बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि शिक्षा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 45 में है। ठीक, लेकिन जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है यानी कि जो बाल शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बालकों की, इसको एक अधिकार के रूप में कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 21 का में। वैसे शिक्षा का वर्णन 45 में है, लेकिन अधिकार के रूप में कहाँ पर है? 21 का में। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब अधिनियम ऐसे ही तो बनता नहीं है। अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित होगा, फिर लोकसभा में पारित होगा, तब जा करके एक्ट बनता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो अधिनियम है, ये जो संविधान संशोधन है, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक, इसके बाद 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित किया गया। इससे पहले 26 अगस्त को राष्ट्रपति से अनुमोदन लिया गया और उसके बाद इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था 27 अगस्त को। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में आरटीई एक्ट लागू कब से है? तो आरटीई एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आरटीई एक्ट जो है इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएँ हैं? तो ये महत्वपूर्ण है। अध्याय कितने हैं? 7 और धाराएँ हैं 38। इन सभी अध्यायों और धाराओं पर हम क्रम से इन पर सब में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स और सेक्शंस हैं, यानी चैप्टर मतलब अध्याय और सेक्शन मतलब धाराएं। तो पहला अध्याय है। पहले अध्याय के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसमें केवल 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। अब इसमें जो पहली धारा है इसमें सभी प्रकार की डेफिनेशंस को वर्णित किया गया है। डेफिनेशंस मतलब जितने भी शब्द प्रयोग करेंगे आगे पूरे एक्ट में उनको सभी को वर्णित किया गया है। सभी को समझना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक शब्द हैं जिनको समझना आवश्यक है। पहली बात तो कि इसमें जो चाइल्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये बालक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि किन के लिए अधिकार है, उसका मतलब केवल है 6 से 14 वर्ष के बालकों का। चाइल्ड शब्द का अर्थ क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बालकों का। ये सामान्य स्थिति है, लेकिन जो विकलांग हैं विकलांगों के लिए यही उम्र, यानी कि आरटीई में विकलांगों को ये उम्र बताया गया है कितना? 6 से 18 वर्ष। ये ध्यान रखना है, सामान्यतः 6 से 14 वर्ष के बालक, लेकिन यदि जो डिसेबल्ड बालक हैं उनके लिए कितना होगा? ये 6 से 18 वर्ष। ठीक, इसके बाद एक शब्द है इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब समुचित सरकार। तो जहाँ भी स्कूल है उसकी राज्य सरकार हो सकता है ना, या फिर वहाँ के केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर चला रहे हैं, या यूनियन टेरिटरी हो सकती है। तो वो जहाँ पर स्कूल है वहाँ कौन सी सरकार है, उसका मतलब है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा है कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी का मतलब होता है कि ऐसा शुल्क जो डोनेशन के रूप में हो या किसी अन्य तरह का हो जो कि स्कूल में प्रिस्क्राइब ना किया गया हो, पहले से ना बताया गया हो। वो सरकारी स्कूलों में तो पहले से भी कोई शुल्क नहीं है, तो कैपिटेशन फ़ी का मतलब किसी भी अन्य तरह का शुल्क। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की क्लास। ये प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है या एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में जो धाराएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहली जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, इसमें बताया गया है
बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो जिसकी हम चर्चा करते हैं कि बालक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये किस धारा में वर्णित है, तो ये चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 के धारा 3 में ये चीज़ वर्णित है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। सेक्शन 4 भी महत्वपूर्ण है। धारा 4 बताती है कि किसी भी बच्चे को आयु के संगत कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बालक ने 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश लेना था और उसने नहीं लिया, अब उसकी उम्र बढ़कर हो गई है 10 वर्ष, ठीक, तो अब जब वो 10 वर्ष में एडमिशन लेने आएगा तो क्या उसका एडमिशन कक्षा 1 में होगा? नहीं, उसका उसकी आयु के संगत, जैसे 6 में उसको 1 में होना था, 7 में 2 में होता, 8 में 3 में होता, 9 में 4 में होता और कक्षा 10 जब उम्र उसकी 10 हो गई तो उसको कहाँ पे होना है? कक्षा 5 में। तो उसका एडमिशन कक्षा 5 में ही किया जाएगा, ना कि कक्षा 1 में। बाकी ये सरकार या विद्यालय की व्यवस्था है कि उसको उस लेवल पर कैसे लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है कि आयु के संगत ही कक्षा में प्रवेश देना है, उसको कक्षा 1 में ही एडमिशन नहीं देना है, चाहे वो कभी भी पढ़ने आता है 6 से 14 की उम्र के बीच। अगली धारा कहती है कि अन्य स्कूल में स्थानांतरण उसका अधिकार है, यानी कि टीसी का उसका अधिकार है। यदि वो विद्यालय छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में जाता है तो उसका ये अधिकार है कि उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिले, स्थानांतरण सर्टिफिकेट मिले। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले में कि निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार का वर्णन कहाँ पे है? धारा 3 में। आयु के संगत प्रवेश का वर्णन कहाँ पे है? धारा 4 में। और अन्य स्कूल में स्थानांतरण यानी कि टीसी का अधिकार उसको कहाँ पे है? धारा 5 में। आगे बढ़ते हैं, तो अगर चैप्टर 3 की बात करें अध्याय 3 में, तो इसमें सेक्शन जो हैं वो 6 से 11 हैं, धाराएँ 6 से 11 वर्णित हैं। सभी धाराएँ आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आप जितना अधिक से अधिक याद रखें, जिनको हम महत्वपूर्ण बताएं उनको जरूर याद रखना। तो इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 6। इसमें बताया गया है ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, मतलब सरकार और लोकल अथॉरिटी जो है, चाहे ग्राम पंचायत हो या अन्य चीज़ें, नगर पंचायत वगैरह, तो इनका ये कर्तव्य है कि वहाँ पर स्कूल को इस्टेब्लिश कराएं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर बस्ती है। ठीक, अब इसका भी वर्णन है, आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए प्राइमरी का। ठीक है, और जो जूनियर है यानी कि अपर प्राइमरी है, यूपीएस है, तो यूपीएस के लिए प्रावधान है कि 3 किलोमीटर के अंदर एक यूपीएस होना चाहिए, यानी कि हर 1 किलोमीटर पर, मतलब जहाँ पर बस्ती है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होगा और 3 किलोमीटर के अंदर अपर प्राइमरी या जूनियर स्कूल होगा। ठीक है, ये धारा 6 में ये चीज़ वर्णित है, इसको आपको ध्यान रखना है। धारा 7 में बताया गया है कि जो फाइनेंशियल शेयरिंग है, मतलब जो पैसे का बंटवारा है या जो शेयरिंग होगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो कितना होगा, तो वो वैसे तो राज्य बाई राज्य भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन एक रेशियो है 60/40, यानी कि 60% जो खर्च है वो कौन वहन करेगा? वो करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वांचल के कुछ राज्य हैं, वहाँ पर यही रेशियो कितना हो जाता है? 19:10। ये ध्यान रखना है। वैसे जनरल या नॉर्मली जो रेशियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्च का, वो 60/40 है, और अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर 19:10 है। ठीक है, चलिए अगली धारा देखते हैं। सेक्शन 8 में बताया गया है ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब उस राज्य के प्रत्येक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये उस राज्य की सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, उस राज्य की सरकार का दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे को ये एजुकेशन दिलाए, प्रारंभिक शिक्षा दिलाए, वो भी निःशुल्क। इसके बाद है जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ की क्या ड्यूटी है? लोकल अथॉरिटीज़ मतलब गांव वगैरह की जो समितियां हैं, जैसे कोई माइग्रेंट है, बाहर से आए हैं, तो उनके बच्चों का एडमिशन कराना, कोई विद्यालय में कमियां वगैरह दिख रही हैं तो उनके बारे में सूचित करना, तो ये सब लोकल अथॉरिटी की भी ड्यूटी को वर्णित किया गया है। सेक्शन 10 में ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, मतलब अभिभावकों और माता पिता की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा दिलवाएं। इसके लिए दंड का प्रावधान भी है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, किसी का बालक जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है और स्कूल में एडमिट नहीं है, तो उनके अभिभावकों या माता पिता को दंड का प्रावधान भी है। ठीक है, आगे अगली धारा देखते हैं, धारा 11। इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब कक्षा 1 में प्रवेश से पहले, जिसको हम आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, ECC मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, तो इसको भी मतलब प्री स्कूल एजुकेशन देना भी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
कि जब वो कक्षा 1 में आए तो वो कुछ चीज़ें पहले से जाने, जैसे शब्द पहचानना या अक्षर पहचानना, कुछ अक्षर लिख पाना, जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया, या छोटा आ बड़ा आ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में आने से पहले इन सब चीज़ों को बालकों को सिखाए, ऐसी व्यवस्था करे। और अब तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी 3 साल प्री स्कूल के रख दिए गए हैं, फाउंडेशन स्टेज में 3 साल रखे गए हैं प्री प्राइमरी स्कूल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अध्याय 4। अध्याय 4 में जो धाराएं हैं वो 12 से लेकर कहाँ तक हैं, 28 तक। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 4। इसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, पहली बात, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण धाराएं इसी के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो बालक से संबंधित होते हैं, कौन, स्कूल और टीचर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी गई है। देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो पहला है सेक्शन 13। इसमें बताया गया है कि बालक से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का प्रवेश के लिए किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा, माता पिता का टेस्ट नहीं होगा। जैसे बड़े प्राइवेट स्कूल में होता है कि माता पिता को अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना, बच्चे कुछ प्री स्कूल से पहले कुछ सीख पाएँ, सीख के आए हों, तो उनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई भी किसी भी चीज़ का प्रावधान नहीं है। ठीक, ना कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क होगा। अगली धारा देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन। अगर किसी के पास एज प्रूफ नहीं है, ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, तो आप उसको एडमिशन से नहीं रोक सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। धारा 14 में बताया गया है कि किसी भी बच्चे को एज प्रूफ ना होने पर उसको एडमिशन से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, अगली धारा है 16, जो कि महत्वपूर्ण है, कि प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक, मतलब किसी भी बालक को पिछली कक्षा में आप नहीं भेज सकते हैं। अगर वो 3 में पढ़ रहा है तो एग्जामिनेशन के बाद वो 4 में ही होगा, उसको वापस 3 में आप नहीं रख सकते हैं। ठीक, और अगला है इसमें नॉट एंड एक्सपल्सन, मतलब उसको स्कूल से निकाल भी नहीं सकते। 2 चीज़ें एक शिक्षक के तौर पे या एक विद्यालय व्यवस्था के तौर पर आपको नहीं करनी है, ना तो उसको पिछली क्लास में भेजना है और ना ही उसको स्कूल से बाहर निकालना है। कब तक, टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक कि उसकी 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है। 9th में ऐसा हो सकता है, 10th में ऐसा हो सकता है, लेकिन 1 से 8 तक की क्लास में ऐसा नहीं हो सकता है। अगली धारा 17 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि बालक को किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट, मतलब कोई दंड नहीं दिया जाएगा शारीरिक, और ना ही उसको मानसिक तौर पे हरास किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना बालक की नहीं करी जाएगी। जिसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें दंड का प्रावधान भी है। ये 17(2) में बताया गया है, उसके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक, जो ऐसा व्यक्ति करेगा, या व्यक्ति क्या कोई टीचर ही करेगा ऐसा, तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी है। तो बालक को फिजिकल और मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। ये किस में बताया गया, धारा 17 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 18 में बताया गया है कि कोई भी स्कूल बिना किसी रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के, मतलब मान्यता लिए बिना कोई स्कूल संचालन नहीं हो सकता है। ठीक, ये धारा याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी स्कूल बिना रिकॉग्निशन या बिना मान्यता के नहीं चलाया जा सकता। धारा 21 महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न यही आएगा कि SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वर्णन किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 21 के अंतर्गत है SMC। अब SMC के बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं या पूछा जा सकता है। तो SMC में सदस्य कितने होते हैं, SMC में 15 सदस्य होते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें 75% अभिभावकों का इंक्लूजन रहता है और बाकी जो स्कूल के प्रधानाध्यापक या और लोग हैं। लेकिन जो बेसिक जो फॉर्मेट है उसमें ऐसा है कि 11 लोग अभिभावक रहेंगे, 15 में 11 लोग अभिभावक रहेंगे, और जो आपके 4 लोग बच्चे हैं ये स्कूल की तरफ से रहेंगे। अब जो 4 हैं इनमें स्कूल की तरफ से कौन कौन होगा, एक हेड होगा मतलब प्रधान अध्यापक होगा, एक आपका ANM उस पंचायत का मतलब जो नर्स होगी ANM, इसके बाद एक उस एरिया का मतलब जिस ज़मीन पर वो स्कूल बना है वहाँ का लेखपाल होगा एक, और उस पंचायत में जो ग्राम सदस्य वो एक इसका मेंबर होगा। यानी कि 4 लोग रहेंगे, प्रधानाध्यापक, ANM, लेखपाल और उस ग्राम पंचायत का जो सदस्य है जिस वार्ड में स्कूल है। ठीक, अब 11 जो अभिभावक हैं, 11 अभिभावकों में भी 50% से अधिक महिलाएं होना आवश्यक है। ठीक है, तो कम से कम इसमें 6 महिलाएं होंगी, कम से कम, पूरी महिलाएं भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 6 महिलाएं होंगी और अन्य पुरुष होंगे। और इन्हीं 11 में से एक अध्यक्ष बनाया जाता है।
जो कि पूरे एसएमसी कमेटी का अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना है कि जो एसएमसी का अध्यक्ष बनाया जाता है वो हेड नहीं होता है, प्रधानाध्यापक नहीं होता है, वो अभिभावकों में से कोई एक बनाया जाता है। ठीक, चलो तो इसको आप याद रख लेना कि किस धारा में है। ये धारा 21 में एसएमसी का वर्णन है। आगे चलते हैं। धारा 23 में बोला गया है कि क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर, मतलब जो टीचर उसमें पढ़ा रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किन किन कंडीशंस के अंतर्गत वो सर्विस देगा स्कूल में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे। फिर इसके बाद बताया गया धारा 24 में कि टीचर्स के क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या करना है स्कूल में, क्या नहीं करना है। धारा 25 महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसमें छात्र और शिक्षक का रेशियो बताया गया है। इस पर हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। वैसे नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि प्राइमरी के लिए 30:1 है, मतलब 30 छात्रों पर एक शिक्षक, और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर एक शिक्षक। इसको डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि शिक्षक छात्र जो रेशियो है वो कौन सी धारा में वर्णित है, सेक्शन 25 में। ठीक, अगला सेक्शन है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर, मतलब शिक्षक की ड्यूटी किसी भी नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं लगाई जा सकती है, कहीं पर भी इसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती एक्सेप्ट कोई आपदा हो, आपदा के समय पे शिक्षकों का सहारा लिया जाता है, और दूसरा है इलेक्शन के टाइम पर। ये दो ड्यूटी वर्णित हैं कि जहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए जहाँ पर शिक्षा का कोई कार्य नहीं है वहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक, हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, कहीं पर भी जैसे अभी वर्तमान में कोविड वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर भी ड्यूटी लग रही है शिक्षकों की, और अन्य जगह भी प्रावधान हैं वो, लेकिन समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगली धारा है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि कई जगह प्राइवेट स्कूलों में ये होता है कि शिक्षक स्कूल में उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वही बच्चे उसके पास ट्यूशन आकर पढ़ें। तो इसीलिए प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना ये गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रतिबंधित किया है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। किस धारा के अंतर्गत है ये? धारा 28। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 5 आ गया अब। ठीक, अध्याय 5 में जो धाराएं हैं वो 29 और 30, केवल 2 धाराएं हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या, अध्याय 5 के अंतर्गत क्या बात हुई है? क्यूरिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है और किस तरह से इसका कंप्लीशन होगा प्रारंभिक शिक्षा का। तो पहला तो इसमें सेक्शन 29 में बताया गया क्यूरिकुलम एंड एवेल्यूएशन प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब मूल्यांकन प्रणाली क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम क्या है। धारा 30 में बताया गया कि एग्जामिनेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस तरह से होगा उसका, है ना। तो एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पर है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले तक किसी भी तरह का इनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है बालकों का, मतलब कक्षा 8 से पहले किसी भी तरह का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक, और जब उनका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होगा तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं अध्याय 6 में। तो अध्याय 6 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, कि जो बालकों का अधिकार है उनका प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाएगा। इनमें कोई धारा महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए उनको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। अगला जो अध्याय 7 है, अध्याय 7 के अंतर्गत है धारा 38। धारा 38 में क्या है कि ये एप्रोप्रिएट यानी कि समुचित सरकार का ये शक्ति है उसके पास कि वो कभी भी रूल्स को परिवर्तित कर सकता है, रूल्स बना सकता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है जो सेक्शन 25 में हमने बताया था कि टीचर और छात्र रेशियो कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले है कि नंबर ऑफ़ टीचर, कि शिक्षकों की संख्या कितनी रहने वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत डिटेल में, और इसको बहुत डिटेल में हमने बताया, आपने नॉर्मली ही पढ़ा होगा कि क्लास 1 to 5 मतलब 1 से 5 तक जो रेशियो है छात्र और शिक्षक का रेशियो कितना होता है, 30:1, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जैसे 30 पर 1 है, 60 तक है अगर बच्चे तो कितने टीचर होंगे, 2। 90 तक कितने होंगे, 3। इसके बाद 91 से 120 तक कितने होंगे, 4। और 150 तक कितने होंगे, 5। लेकिन यदि बच्चे 150 से ज़्यादा होते हैं, बच्चों की संख्या 150 से ज़्यादा है, तो 5 टीचर के साथ साथ एक हेड भी होगा। ये ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। ठीक, इसी क्रम में यदि बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है
तो फिर जो छात्र और शिक्षक रेशियो है वो 40:1 हो सकता है, यानी कि 40 शिक्षकों बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। ठीक है, अधिकतम इतना ही हो सकता है कि 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक होगा। ठीक, जब बच्चों की संख्या कितनी हो जाए, 200 से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लास 6 to 8। 6 to 8 में जो रेशियो है वो नॉर्मल रेशियो कितना है, 35:1, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, हालांकि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 200-300 बच्चे हैं और शिक्षक उतने ज़्यादा नहीं हैं, 2 या 3 शिक्षक ही उसको स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी नॉर्मल रेशियो 35:1 हो गया, लेकिन और भी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 टीचर फॉर ईच क्लास। जो जूनियर क्लास है उसमें मेन सब्जेक्ट 3 हैं, साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडी और लैंग्वेज। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होना अनिवार्य है, मतलब कम से कम कितने शिक्षक रहेंगे, 3 शिक्षक रहने चाहिए। इसके अलावा भी यदि बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा होती है, 100 से ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है तो फिर वहाँ पर एक फुल टाइम हेड होगा, मतलब प्रधान अध्यापक होगा। इसके अलावा पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, जिनको आप वर्तमान में अनुदेशक भी बोलते हैं, सुनते होंगे आप, अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है पार्ट टाइम। किन किन के लिए, एक तो आर्ट एजुकेशन के लिए, कला के लिए, दूसरा शारीरिक शिक्षा के लिए और तीसरा है वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के लिए। ठीक है, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए एक एक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होना अनिवार्य है, ऐसा आरटीई में वर्णित है। आगे देखते हैं, ये तो शिक्षकों की संख्या की बात हो गई। अब देखते हैं बिल्डिंग किस प्रकार होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक टीचर के लिए कम से कम एक क्लासरूम हो, पहली बात। जैसे 3 टीचर हैं तो 3 क्लासरूम होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक हेड का रूम होगा। अब यहाँ पर जो हेड का रूम है वो ऑफिस भी हो सकता है, वही स्टोर रूम भी हो सकता है, ऑफिस कम स्टोर रूम कम हेड टीचर्स रूम। ठीक है, तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए एक क्लासरूम होना अनिवार्य है और एक हेड का रूम होगा, यानी प्रधानाध्यापक कक्ष होगा, वही स्टोर रूम भी हो सकता है और वही ऑफिस हो सकता है। ठीक, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब बालक और बालिकाओं के अलग अलग शौचालय होंगे। ठीक, ये तो लगभग सभी स्कूलों में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पीने का शुद्ध पानी की मात्रा, मतलब सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, पानी की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो एमडीएम है उसके लिए किचन की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड हो और बाउंड्री वॉल हो। ठीक, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्कूल में होना अनिवार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अब है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज की कार्य दिवस संख्या कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास 1 to 5 के लिए जो वर्किंग डेज हैं वो 200 हैं और वर्किंग जो आवर हैं वो कितने हैं, 800 इंस्ट्रक्शनल आवर हैं। 200 दिन या 800 घंटे पढ़ाई होगी। ठीक, और 6 से 8 में 220 दिन और 1000 घंटे, ये ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइमरी के लिए 200 दिन या 800 घंटे और जूनियर के लिए 220 दिन या 1000 घंटे। ठीक, आगे देखते हैं। अब वर्किंग आवर पर वीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि एक हफ्ते में कार्य घंटे कितने होंगे, एक हफ्ते में मिनिमम कितने घंटे कार्य करना है, तो ये है 45 घंटे। हालांकि इसमें शिक्षण घंटों के अलावा इसमें जो टीचर शिक्षण योजना बनाता है, पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाता है, उसका भी समय इंक्लूड रहता है। तो एक हफ्ते में उसका कार्य कितना होगा, 45 घंटे का। ठीक, चलिए, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं कि प्रत्येक कक्षा के लिए टीएलएम होना अनिवार्य है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका अनिवार्य होना, उसका होना जरूरी है। लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय होना जरूरी है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो हर स्कूल में लाइब्रेरी है, उसके लिए अलग से अनुदान आता है। और हर स्कूल में प्ले मटेरियल होगा, स्पोर्ट्स का सामान होगा, ये भी हर साल इसकी ग्रांट आती है स्कूलों में, और जो खेल से संबंधित सामान है उसकी व्यवस्था की जाती है। अब इसके बाद एक चीज़ रह जाती है, नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब फेल ना करने की पॉलिसी भी ये आरटी एक्ट 2009 में रखी गई थी। इसमें क्या था कि इसमें कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें 2019 में संशोधन किया गया। संशोधन क्या था कि क्लास 5th और क्लास 8th, इसमें जो भी बालक फेल होंगे तो इनको 2 महीने का एक रेमेडियल एजुकेशन दिया जाएगा, रेमेडियल शिक्षण दिया जाएगा। ठीक, दोबारा पढ़ाया जाएगा उनको 2 महीने तक रेमेडियल तौर पे, और इसके बाद पुनः एग्ज़ाम होगा,
यदि वो बालक पास हो गए तो अगली कक्षा में, और फेल हो गए तो फिर ये मैनेजमेंट या राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ध्यान रखना है, कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि उसको फेल करना है या प्रमोट करना है। ठीक है, कौन कौन सी क्लास में? क्लास 5th में और 8th में। बाकी 1 से 4 और 6 7 में ये प्रावधान नहीं है उसको फेल करने का। लेकिन 5th और 8th में अगर फेल होता है तो उसको 2 महीने की रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। इसके अलावा फिर से एग्जाम होगा। यदि वो फेल होता है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आरटीई एक्ट जो है अध्यायवार और धाराओं के बार, मतलब धाराओं के क्रम में पूरा कराया है। तो आपको जो प्रमुख प्रमुख धाराएं बताई हैं वो याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को